हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस सब बजट के नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये जो बजट 2024-25 से केंद्रीय बजट, इसके सभी उन महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं बजट से रिलेटेड आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, चाहे फैक्ट के रूप में हो चाहे स्टेटमेंट के रूप में हो। उन सारे उन चीज़ों को इसमें कवर अप किया गया है और कंप्लीट कवरेज आपका यहाँ पे बजट को आपको मिलने वाला है। टावर्स आपको बता दें कि जो लोग टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हुए, टेलीग्राम से ज्वाइन करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आपको देखेंगे कि लगभग 5 से 7 पेज में आपको कंप्लीट यहाँ पे निचोड़ पूरे बजट का मिल जाएगा। तो आई होप सो कि ये चीज़ें आपको सब समझ में आएंगी और फटाफट से हम लोग स्टार्ट करेंगे इस अपने सेशन को। वन बाय वन करके सारे बजट को हम लोग कंप्लीट तौर पे यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे अपना हम बजट 2024-25 जिसके सारे महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करेंगे, पहले स्कीम वाइज करेंगे और देखेंगे किस तरीके से इस बजट को फ्रेम किया गया है। और यहाँ पे देखने का पर्सपेक्टिव जो होगा हमारा वो ये रहेगा कि ध्यान दें कि हम लोग एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाली हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो बजट 2024-25 सबसे पहला पॉइंट इसमें कि 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद ये देखेंगे कि पहला केंद्रीय बजट है, ठीक है, प्रस्तुत किया गया। और इसमें एक पॉइंट जो आप ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट है कि वित्त मंत्री जो है अपनी निर्मला सीतारमण, उनका ये 7वीं बार बजट वो पेश कर रही हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट याद रखिएगा, 7वीं बार बजट पेश कर रही हैं। और जो एनडीए गवर्नमेंट 3 पॉइंट वो है, अगर तीसरा जो कार्यकाल है सरकार का, उसका भी ये पहला बजट है। ये बजट की अगर खास बात की अगर बात करें तो देखेंगे कि ये 4 उस पर केंद्रित है, 4 मुख्य जातियों को ऐसा बताया गया कि 4 एस्पेक्ट होंगे इसके फोकस के, जिसमें बात की गरीबों के लिए, ठीक है, दूसरा है महिलाओं के लिए, युवा और अन्नदाता। तो ये 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे सरकार इस बजट में बात की है कि फोकस करने के लिए, ठीक है। और एक पॉइंट ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है उसको 5 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और लगभग इससे अगर बात करें तो 80 करोड़ लोगों को इससे प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल रहा है, ठीक है। तो ये अगर पूछे क्वेश्चन कि कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है इस योजना को, तो 5 वर्ष के लिए। और ये डेटा याद रखिएगा कि 80 करोड़ लोगों को इससे क्या हो रहा है, लाभ मिल रहा है। अब बात करेंगे साथियों कि इस बजट का थीम क्या था। तो इस बार बजट की थीम की अगर हम बात करेंगे तो अब देखिए बजट का थीम विषय, ठीक है। तो इस पे थीम विषय पे बजट के यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं कि पहला रोजगार, ठीक है, उसके बाद से कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई यानी जो मीडियम इंटरप्राइजेज लघु उद्योग हैं उनके बारे में, फिर मध्यम वर्ग के बारे में, ठीक है। तो ये 4 थीम विषय है इस बार के बजट के लिए। उसके बाद से अगर हम देखेंगे हमारे पास जो अगला पॉइंट है कि इस वर्ष शिक्षा, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए 1.48, ठीक है, लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो ये सीधे सीधे आपको ऑप्शन में मिल जाएगा कि कितने लाख करोड़ का यहाँ पे प्रावधान किया गया है इस बजट में शिक्षा, रोजगार, कौशल प्रशिक्षण के लिए। तो 1.48 लाख करोड़ का यहाँ पे किया गया। अभी हम जो है सारे जो बजट्स हैं उस पूरे बजट की जो मेन चीज़ें हैं उसको बता रहे हैं। बाकी जो आपको फैक्चुअल डेटा है वो भी हम आपको लास्ट में बताते हैं कि कितने रुपए का कहाँ से पैसा आता है, कहाँ जाता है, या फिर कितने % इन्फ्लेशन है, कितने का बजट है। लेकिन जो प्राथमिकताएं तय की गई हैं उनको पहले हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से इसको देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ कुल 9 प्राथमिकताएं तय की गई हैं, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे कि विकसित भारत के लिए 9 प्राथमिकताएं तय की गई हैं, जिन प्राथमिकताओं को पहले जानेंगे और इन्हीं से क्वेश्चन बनने हैं। जो प्राथमिकताएं हैं यहीं से जो बजट का एलोकेशन है यहाँ से क्वेश्चंस एकदम डेफिनेटली बनेंगे। तो इन सारे प्राथमिकताओं को 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो पहली प्राथमिकता क्या तय की गई है, तो यह है कि कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता, ठीक है, पहली प्राथमिकता। दूसरे में बात की जाएगी कि रोजगार और कौशल प्रशिक्षण को लेकर। तीसरे में समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, ठीक है। अभी 1 बाय 1 करके इन सबको हम देखेंगे। चौथा बात किया गया है कि विनिर्माण और सेवाओं के क्षेत्र में। 5वां है शहरी विकास, ठीक है। 6वां है ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा सुरक्षा को लेकर। 7वां इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है और संरचना। 8वां जो है नवाचार, अनुसंधान और विकास। अब देखेंगे कि एक इसमें एडिशनल यहाँ पे एक अलग है, थोड़ा सा सबसे हटिए, कि अगली पीढ़ी के लिए सुधार, ठीक है। यहाँ पे क्या कर सकता है, एग्जाम में आपको ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। 4 ऑप्शन बना दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी 9 प्राथमिकताओं में से नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ठीक है। तो 9 प्राथमिकताओं का बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम याद कर लीजिए कौन कौन से 9 प्राथमिकताएँ हैं। अब बात करेंगे यहाँ से 1 बाय 1 करके एक प्राथमिकता के बारे में हम देखेंगे साथियों कि किस प्राथमिकता में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। इसमें सबसे पहली प्राथमिकता जो हमारी है कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता। इस पर पहला पॉइंट जो बताया गया है
कि 10,000 जैव अनुसंधान केंद्रों की स्थापना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा फैक्ट के तौर पे कि हाल फिलहाल में बजट में जो है कितने जैव अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की बात कही गई है। तो आप देखेंगे, ठीक है, कि 10,000 जैव अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की बात की गई है। नेचुरल फार्मिंग की बात की गई है, जिससे लगभग 1 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे और ये 2 वर्ष के लिए इसके अंतर में इसको किया जाना है। ठीक है, तो ये नेचुरल फार्मिंग 1 करोड़ किसान और 2 वर्ष, ये डेटा याद रखिएगा सीधे सीधे। अगली पॉइंट है 2 इसमें कि बागवानी फसलों के लिए लगभग 109 उच्च पैदावार वाली जलवायु की किस्में यहाँ पे जारी की जाएंगी और इस वर्ष कृषि के लिए आप देखेंगे 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो अब देखिए यहीं से सीधे क्वेश्चन बनेगा, सीधे आपको ऑप्शन देगा कि इस वर्ष बजट में जो प्राथमिकता 1 थी उसमें अगर आप देखें कितनी नई उच्च फसलों के पैदावार के बारे में बात कीजिए तो 109, ये डेटा याद है 109, और कृषि के लिए कितना यहाँ पे आपको दिया गया है वो 1.52 लाख करोड़ रुपये दिया गया है, ये डेटा याद रखिएगा। ठीक है, इतना सारा किसके लिए, कृषि के लिए दिया गया है। अब बात करते हैं, आगे देखते हैं प्राथमिकता नंबर 2 के बारे में। ठीक है, प्राथमिकता 2 में क्या कहा गया है, प्राथमिकता 2 है रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए। अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, इन सारे पार्ट्स को देखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे, इंपॉर्टेंट है तो इसको देखिएगा। यहाँ पे बताया गया है कि 3 तरह की स्कीम है जिसमें आप देखें प्रोत्साहन 3 योजनाओं को लागू करेगी सरकार। इसे 5 पैकेज हैं। ठीक है, 5 पैकेज है। पहला पैकेज क्या है, इसमें बताया गया है कि पहली बार रोजगार पाने वालों के लिए 3 किस्तों में जो सरकार है 15,000 रुपये तक की वेतन देगी। सरकार क्या करेगी, पहली बार तो जो लोग रोजगार पा रहे हैं उनको क्या करेगी, 3 किस्तों में 15,000 रुपये तक का इस तरीके से वेतन के रूप में सहयोग करेगी। इससे लाभ कितने युवाओं को होगा, लगभग 210 लाख युवाओं को लाभ होगा, ऐसा बजट में ये मेंशन किया हुआ है। ठीक है, कि 210 लाख युवाओं को इससे डायरेक्टली लाभ होगा। सेकंड पैकेज में क्या क्या है कि विनिर्माण क्षेत्र में पहली बार जो रोजगार पाने वाले होंगे उनके लिए EPFO में सरकार 4 साल तक योगदान करेगी। ठीक है, यानी मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में अगर आप देखें उसमें जो लोग रोजगार पा रहे हैं उनकी EPFO में सरकार क्या करेगी, 4 साल तक योगदान करेगी। उसके बाद से जो नियोक्ता है, एम्प्लॉयर दे रहे हैं, ठीक है, उनकी सहायता के लिए EPFO में अंशदान के रूप में आप देखेंगे 3,000 रुपये तक का अंशदान देगी सरकार 2 वर्ष तक के लिए। ठीक है, ये क्या है, सरकार की तरफ से ये चीज़ें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के लिए यहाँ पे चीज़ें की जा रही हैं। फिर अगले पॉइंट में सरकार यहाँ पे बता रही है कि 20 लाख युवाओं का स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, 5 साल में। तो ये टारगेट याद रखिएगा, 5 साल में कितने लाख युवाओं का स्किल डेवलपमेंट कराना है, तो लगभग देखेंगे आप 20 लाख युवाओं का डेवलपमेंट कराना है 5 वर्ष में। ये पॉइंट सीधे सीधे पूछ सकता है, याद रखिएगा, सारे क्रक्स पॉइंट है। फिर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से आ गया एक, देखेंगे यहाँ पे 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत होगी। तो सीधे सीधे क्वेश्चन कितने हाल फिलहाल में बजट में कितने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत करने की बात की गई है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कितने 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत करने की बात की गई है। पॉइंट नंबर 5 जो पैकेज है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये इंटर्नशिप है, न कि रोजगार है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से मत देखिएगा कि ये कोई अस्थायी तौर पर आपके लिए रोजगार का प्रबंध है, यहाँ पे ऐसा इसमें कुछ नहीं है, ये इंटर्नशिप है। ठीक है, जो आप करेंगे कुछ दिन के लिए रहता है ये इंटर्नशिप, तो उसके लिए आपको यहाँ पे दिया जा रहा है अगले 5 साल में टारगेट याद रखिएगा, 1 करोड़ युवाओं को क्या दिया जाएगा, इंटर्नशिप दिया जाएगा और 5,000 रुपये भत्ता। ठीक है, और उसके साथ एक साथ 6,000 रुपये की सहायता। ठीक है, तो ये सारे प्रावधान हैं कि कितने कितने तरीके से किस तरीके से चीज़ें दी जाएंगी। उसके बाद से बात आती है कि घरेलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण। ठीक है, तो 10 लाख रुपए तक का ऋण की अगर हम बात करेंगे तो इतना देने की बात की सिर्फ किसके, घरेलू शिक्षण संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए। ठीक है, कितने तक की, 10 लाख रुपए तक के ऋण की बात की गई है। क्लियर है, आइए देखिए अगला पॉइंट देखते हैं। और इसमें क्या कहा गया है कि प्रतिवर्ष 1 लाख विद्यार्थियों को ई-वाउचर की सुविधा दी जाएगी और 3% वार्षिक ब्याज की सहायता दी जाएगी। यानी जो वार्षिक ब्याज दर है उसको 3% रखा जाएगा और प्रतिवर्ष 1 लाख विद्यार्थियों को क्या दिया जाएगा, ई-वाउचर दिया जाएगा। तो ये तो हो गई प्राथमिकता सेकंड। अब बात करते हैं प्राथमिकता थर्ड के बारे में। इस प्राथमिकता थर्ड में क्या कहा गया है कि समावेशी मानव संसाधन विकास और उच्च सामाजिक न्याय। ठीक है, इसमें क्या है कि पूर्वोदय योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा। ये पूर्वोदय योजना क्या है, यहाँ से कई तरह के स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन बनेंगे PCS में। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है पूर्वोदय योजना के बारे में। पूर्वोदय योजना में किसकी पहले तो टैगलाइन देखिए, विकास भी विरासत भी। ठीक है, पूर्वोदय योजना किसके लिए है तो उसको ध्यान रखेंगे, देश के पूर्वी राज्यों के चौमुखी विकास के लिए है। तो इसमें शामिल राज्य जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से राज्य इसमें शामिल हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। बिहार,
झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये आप देखेंगे 3 इसमें पूरे 5 स्टेट शामिल हैं। 3 स्टेट का इसमें नाम मेंशन किया गया है। तो ये पूर्वोदय योजना से आप देखेंगे इसका नाम याद रखिएगा, 5 स्टेट का टैगलाइन, ठीक है। तो पूर्वोदय योजना बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिंपली से आपको क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए पूर्वोदय योजना के बारे में, ठीक है। ये हाल फिलहाल में बजट में इसको लॉन्च किया गया। इसकी टैगलाइन आपको दे सकते हैं विकास भी भारत का विकास, कुछ भी ऐसे करके। तो टैगलाइन एज इट इज़ आप याद रखिएगा, विकास भी और विरासत भी। बाकी आपको स्टेटमेंट करके उसमें क्या स्टेट दे सकता है, स्टेट का नाम आपको उसमें अच्छे से समझना होगा। अब देखिए अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे का संबंध में, ठीक है, जो अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा है उसके संबंध में अगर देखें, गया यानी बिहार का जो गया है उसके औद्योगिक केंद्र के विकास में सहायता मिलेगी। यानी यहाँ पे बिहार का भी स्पेसिफिकरण किया गया है कि जो गया स्थान है उसके औद्योगिक विकास में इसको सहायता दी जाएगी। महिलाओं और बालिकाओं के लिए आप देखेंगे 3 लाख रुपये करोड़ का, ठीक है, 3 लाख करोड़ रुपये का आवंटन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको लगाइएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन ये बनेगा। महिलाओं और बालिकाओं के लिए कितने का आवंटन किया गया बजट में, तो सिर्फ देखेंगे 3 लाख करोड़ रुपये का आवंटन है सिर्फ महिला और बालिकाओं के लिए। क्लियर है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ठीक है, ये क्या है कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, इसमें लगभग 63,000 गाँवों को शामिल किया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि पूर्वोत्तर में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की लगभग 100 से अधिक शाखाएं खोली जाएंगी, ठीक है। तो ये सारे डेटा आप याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, इसमें लगभग 63,000 गाँवों को शामिल किया जाएगा। पूर्वोत्तर के इंडिया उसमें जो देखेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लगभग 100 से 100 शाखाएँ खोली जाएंगी। उसके बाद से कुछ स्पेशल पैकेजेस आते हैं, उसके बारे में देखिए। आंध्र प्रदेश को लगभग, ठीक है, 15,000 करोड़ का यहाँ पे पैकेज दिया गया है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मेंशन की गई है, पोलावरम सिंचाई परियोजना, ठीक है। पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करना और विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक कॉरिडोर है उसका विकास करना। तो यहाँ पे याद रखिएगा, सीधे सीधे अगर क्वेश्चन बजट में आया हुआ तो पूछ सकता है कि पोलावरम सिंचाई परियोजना कहाँ पर है, ठीक है। पोलावरम सिंचाई परियोजना कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये नया नहीं होगा, जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो यहाँ से क्वेश्चन सीधे पूछ लेगा कि ये चर्चा में रहा या फिर इसको किस स्टेट से संबंधित है। आइए देखते हैं बिहार के लिए यहाँ पे क्या स्पेशल पैकेज के बारे में दिया गया है। तो 26 आप देखेंगे 26,000 करोड़, ठीक है, कि यहाँ पे बिहार के लिए स्पेशल पैकेज दिया गया। तो दोनों पैकेज याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, और बिहार के लिए, आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए जो स्पेशल पैकेजेस हैं इनका कितना कितना दिया गया है। अब आइए देखते हैं प्राथमिकता नंबर 4 के बारे में। प्राथमिकता 4 क्या कह रहा है, प्राथमिकता नंबर 4 क्या है यहाँ पर कि विनिर्माण और सेवाएं। अब इसमें देखेंगे MSME मुद्रा लोन योजना, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आई है। मुद्रा लोन जो ऋण योजना है, आप देखेंगे कि 8 अप्रैल 2015 को स्टार्ट है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधे सीधे ये भी पूछा जा सकता है कि योजना कब आई थी। इसके तहत आप देखेंगे जो तरुण श्रेणी है उसकी ऋण सीमा को बढ़ाकर 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2-3 पॉइंट यहाँ से एग्जाम के प्रॉस्पेक्टिव आपसे क्या पूछेगा। पहली बात कि मुद्रा ऋण योजना जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 8 अप्रैल 2015 को। इसमें तरुण श्रेणी में ऋण की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया है, तो 20 लाख कर दिया गया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि ये किस तरीके से योजना काम करती है। तो जो मुद्रा ऋण योजना है इसमें कैटेगरी है शिशु जिसमें 50,000 तक ऋण मिलता है, किशोर है जिसमें 50,000 से 5 लाख तक मिलता था, और एक कैटेगरी था तरुण जिससे 5 लाख से 10 लाख तक ऋण मिलता था। अब यहीं पे क्या किया गया, 10 से बढ़ा के इसको क्या कर दिया गया है, 20 लाख रुपए कर दिया गया इस ऋण को। तो यहाँ से ये न्यूज़ में रहा है। उसके बाद से एक अगला पॉइंट है कि 12 इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना, कितने 12 इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक। महत्वपूर्ण खनिज मिशन यानी क्रिटिकल मिनरल मिशन को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा, इसके बारे में भी इसमें बात की गई है। और 50 मल्टी प्रोडक्ट, ठीक है, इरिडिएशन इकाई को स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता, कितने 50 मल्टी प्रोडक्ट इरिगेशन इकाई। तो ये डेटा भी याद रखिए कितने 50। अगला पॉइंट हमारे पास कि 100 लगभग खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने की, यानी जो इस तरह की लैब है, ठीक है, फूड सेफ्टी को लेके और उसके क्वालिटी चेकिंग के लिए, तो कितने लैब की स्थापना की जाएगी, साथ ही ध्यान दीजिएगा 100, ठीक है, ये डेटा याद रखिए यहाँ पे। अब बात करते हैं प्राथमिकता नंबर 5 की, जो शहरी विकास से रिलेटेड है। इसमें क्या कहा गया है कि 30 लाख प्लस जनसंख्या वाले 14 शहरों में ट्रांजिट ओरिएंट डेवलपमेंट किया जाएगा, यानी उसमें परिवहन, रैपिड रेल, सब तरह की सारी बेसिक जो बुनियादी अगर सुविधाएँ हैं
उसको और इम्प्रूव किया जाएगा। तो 30 लाख प्लस जनसंख्या वालों में कितने शहर, 14 शहरों को इसमें नामित किया गया है। अब आइए देखते हैं अगला पॉइंट। इसमें कहा गया है प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.4 के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में लगभग 2.2 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता दी जाएगी। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि शहरी आवास में कितने की यहाँ पे केंद्रीय सहायता दी गई है, तो 2.2 लाख करोड़ की दी गई है। ठीक है, बात करते हैं प्राथमिकता 6 की, है ना। अब प्राथमिकता 6 में बहुत ज़्यादा नहीं, 1-2 पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, उसको देख लीजिए। प्राथमिकता 6 ऊर्जा से रिलेटेड है, ऊर्जा सुरक्षा। इसमें कहा गया कि पीएम सूर्य घर जो मुफ्त बिजली योजना है, उसमें क्या होता है 300 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली दी जाएगी। ठीक है, तो ये योजना याद रखिएगा, 300 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली योजना पीएम सूर्य घर योजना। और ये जो है सोलर उसके माध्यम से, पैनल के माध्यम से दी जाएगी। ठीक है, सोलर पैनल के द्वारा लगभग 1 करोड़ घरों को इसमें क्या किया गया है, लक्ष्य रखा गया है देने के लिए। अगला एक पॉइंट इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये याद रखिएगा, एनटीपीसी और भेल, ठीक है ना, इन्होंने मिलके 800 मेगावाट की जो है ऊर्जा का थर्मल पावर प्लांट लगाने का इन्होंने इसमें किया है। ठीक है, तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, एनटीपीसी और भेल, और कितने का 800 मेगावाट का यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट के बारे में बात की गई है। अगला पॉइंट अवसंरचना से रिलेटेड। ठीक है, प्राथमिकता नंबर 7 अवसंरचना से रिलेटेड क्या है, इसी बिजली, सड़क, शिक्षा, इन सब चीज़ों को लेके इस पर जीडीपी का लगभग 3.4% का खर्च किया जाएगा। और कितने करोड़ रुपए, तो देखेंगे 11,1100, ठीक है, 111 का यहाँ पे, है ना, इतने करोड़ रुपए का आप ये अमाउंट याद रखेंगे सीधे सीधे। ठीक है, पूछा जा सकता है ये अमाउंट, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ सबसे ज़्यादा क्या है, जीडीपी का कितना खर्च किया जा रहा है, ये 3.4% याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद से कि असम, सिक्किम और उत्तराखंड में बाढ़ का प्रबंधन के लिए इसमें किया गया है। ठीक है, इन स्टेट में जहाँ बाढ़ से ज़्यादा चीज़ें खतरा बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या किया जाएगा बाढ़ प्रबंधन के लिए। हिमाचल प्रदेश में पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए सहायता दी जाएगी। ठीक, और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर देखेंगे बिहार के विष्णुपद कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए, अगर बिहार से भी कोई है और बिहार के एग्जाम के लिए, तो दोनों ये मंदिर एकदम इंपॉर्टेंट है। किसको, उत्तर प्रदेश के जो वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, इसी के तर्ज पर इसको विकास किया जाएगा। तो एक विष्णुपद कॉरिडोर, ठीक है ना, और आप देखेंगे कि महाबोधि मंदिर कॉरिडोर। ठीक है, ये दो आपको यहाँ पे मिलेंगे कॉरिडोर। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिहार के पर्सपेक्टिव से और नेशनल लेवल पे भी, जिसकी बात इसमें बजट में की गई है। अब बात करते हैं साथियों प्राथमिकता नंबर 8। प्राथमिकता नंबर 8 क्या कह रहा है कि नवाचार, अनुसंधान और विकास के लिए। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय अनुसंधान निधि का विकास किया जाएगा। ठीक है, एक तरह से बनाया जाएगा ये, और स्पेस इकोनॉमी के लिए ध्यान दीजिएगा, 1000 करोड़ रुपये यहाँ पे दिया जा रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नवाचार और प्राथमिकता नंबर 8 में। ठीक है, ये पॉइंट हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है, स्पेस इकोनॉमी के लिए कितना, 1000 करोड़ रुपये का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। अब आइए बात करते हैं प्राथमिकता नंबर 9, और धीरे धीरे हम लोग प्राथमिकता खत्म होगी। अब बात करेंगे बजट के जो फैक्चुअल डेटा होंगे उसके बारे में। अगली पीढ़ी के लिए सुधार के बारे में क्या कहा गया यहाँ पे साथियों कि भू आधार यानी यूनिक लैंड आइडेंटिफिकेशन नंबर लॉन्च किया जाएगा। जिस तरीके से आधार नंबर, उसी तरीके से हर एक ज़मीन का यहाँ पे क्या है, एक यूनिक नंबर जारी किया जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गया हमारे सारे प्राथमिकता के बारे में। अब हम कुछ पॉइंट्स यहाँ देखेंगे, पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। ठीक है, बजट एलोकेशन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले इस बार आपको जो फैक्चुअल डेटा है वो बता दें कि इस बार बजट की कुल प्राप्तियाँ कितनी है, लगभग 48.2 लाख करोड़ रुपए की है टोटल, ये अमाउंट याद रखिएगा। राजकोषीय घाटा कितना है जीडीपी का, आप इस बार देखेंगे तो 4.9% रहने का अनुमान है, जो लगभग अगर इसको अमाउंट में देखें तो 16.13 लाख करोड़ रुपए का हो रहा है, इसका अनुमान है ये। अगले वर्ष कितना रहेगा ये जीडीपी का, तो लगभग 4.5% करने का अनुमान है। यहाँ से पॉइंट, एक क्वेश्चन आप एकदम नोट कर लीजिए कि क्वेश्चन आपको यहाँ से बन रहा है। ठीक है, या स्टेटमेंट में बने या पॉइंट्स में बने। तो बजट की कुल प्राप्ति कितना है डेटा, ये 48.2 लाख करोड़। राजकोषीय घाटा कितना है, 4.9%। ठीक है, और देखेंगे कि 16.13 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर क्या है, ये अमाउंट में है। और अगले वर्ष के लिए कितना टारगेट है, 4.5%। ठीक, उसके बाद से भारत की विकास दर रहने का कितनी अनुमान है, तो 8.2% यहाँ पर रहने का अनुमान है। और मुद्रास्फीति जो है 2023 में कितना रहा, 5.4% की मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन रही है। ठीक है, तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट से फैक्ट्स हैं यहाँ पर आपको हम बता दिए हैं। ठीक, अब देख लेते हैं कि यहाँ पे बजटरी एलोकेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जो एक्सपेंडिचर कितने टर्म में सबसे ज़्यादा किस पे कितना खर्च किया जा रहा है, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा बजटरी एलोकेशन किस पे है, तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा किस पर है, डिफेंस पर है। लगभग देखेंगे 4,54,000 करोड़ और समथिंग, या 773 करोड़ रुपए का है, सारे अमाउंट करोड़ में है। तो याद देखिए पहले पे क्या है, डिफेंस है, दूसरे पर क्या है, रूरल डेवलपमेंट है,
उसके बाद से एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विस, होम अफेयर्स, उसके बाद से एजुकेशन। एजुकेशन आपका किस नंबर पर आ रहा है? 1 2 3 4 5वें नंबर पर, ठीक है, एलोकेशन में। उसके बाद से क्या क्या है, इसको आप ऐसे नोट बना लीजिएगा, क्योंकि ये आपको इंपॉर्टेंट है। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कोई भी पूछ सकता है। पहले टॉप वाला याद रखिएगा, डिफेंस, ठीक है, उसके बाद से रूरल डेवलपमेंट, उसके बाद से किसी का भी आपका ऑर्डर यहाँ पे पूछ सकता है। तो एजुकेशन तक हो गया था। तो टेलीकॉम सेक्टर पर आप देख लीजिए इतने अमाउंट का खर्च किया गया। उसके बाद से हेल्थ है, एनर्जी सेक्टर है, उसके बाद सोशल वेलफेयर, उसके बाद से कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इस तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, कितना कितना बजट एलोकेशन है किस किस आइटम पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अब देखिएगा पैसा जो है आता कहाँ से है, ठीक है। तो इस बारे में अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पैसा तो वही लोन बोरोइंग है हमारे पास, वेट वाइज। लेकिन कितना है, ये थोड़ा अमाउंट देखिए 27%, देखिए लोन एंड अदर लाइबिलिटीज से बोरोइंग से है। उसके बाद से 27 के बाद से अगर हम आप देखेंगे तो यहाँ पे 19% इनकम टैक्स से है, ठीक है, सेकंड नंबर पे, ठीक। उसके बाद से कहाँ से कॉर्पोरेट टैक्स है, नहीं जीएसटी है 18% का दूसरे नंबर पर। तो पहला ये हो गया, दूसरे पे इनकम टैक्स, तीसरे पे जीएसटी। यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ सकता है। 17% के साथ कॉर्पोरेट टैक्स चौथे नंबर पर। उसके बाद से नॉन टैक्स रिसिप्ट 9% का। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे टैक्स जो पैसा आता है वो इस तरीके से आता है। ये ऑर्डर थोड़ा सा याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा बोरोइंग से है, उसके बाद से किस पे है, इनकम टैक्स, देन उसके बाद से क्या है, जीएसटी। तो ये 3 एटलीस्ट टॉप 3 याद रखिएगा। और पैसा जाता कहाँ है सबसे ज़्यादा, तो फिर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट पे जाएगा, लगभग 19%। सेकंड नंबर पर है, सॉरी, ये सेकंड नंबर पर आएगा। और पहले पेज पे क्या है, आप देखेंगे कि यहाँ पे स्टेट का जो शेयर है वो 21% का, जिसमें पैसा खर्च हो रहा है। और अलग से यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट पे 19% जा रहा है। और बाकी अदर चीज़ें जो आप यहाँ पे देख के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था आपका, देखेंगे यहाँ पे बजट के एलोकेशन को लेके सारी चीज़ें, ठीक है।